Today we are going to start second chapter of civics, federalism. In this chapter we will discuss the topic what is federalism, what make India a federal country, how is federalism practiced, decentralization in India. इस चैप्टर में हम जानेंगे एक्चुअल में फेडरलिज्म होता क्या है, इसके फीचर्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ऐसे कौन से प्रोविजन है जो इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाते हैं, और हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, और भारत में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, अमल में कैसे आ रहा है, क्या रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और इसके साथ क्या इश्यूज उनके सामने आते हैं। और लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। व्हाट इज फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country. Federalism एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर्स जो होती है वो डिफरेंट लेवल के अंदर डिवाइड होती है। जनरली फेडरलिज्म के अंदर गवर्नमेंट के दो लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रकार से उसमें दो लेवल होते हैं और दोनों लेवल के बीच में पावर्स डिवाइड होती है। जो सेकंड लेवल होता है जिसको हम स्टेट बोलते हैं, उसे हम यूनिट ऑफ द कंट्रीज भी बोलते हैं, यानी वो उस फेडरेशन की यूनिट है, उसकी इकाइयां हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून दिया है, इसको हम देख लेते हैं। आई एम कंफ्यूज्ड, व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट? इज इट यूनियन, फेडरल और सेंट्रल? ये सारी मीनिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेंट्रल क्या होता है, फेडरल क्या होता है, और यूनियन का मतलब क्या होता है। लेवल ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन दो लेवल होते हैं इसमें, जैसा कि मैंने बताया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एंड नेशनल इंटरेस्ट। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़े सब्जेक्ट होते हैं और ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर डिसीजन मेकिंग और उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर लॉ इनेबलिंग का जो फंक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेकंड लेवल के ऊपर होती है स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट, इसको हम प्रोविंस भी बोलते हैं और या स्टेट भी बोलते हैं, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। ऐसे सब्जेक्ट जो डे टू डे रोजमर्रा के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। और स्टेट जनरली जो ट्रू फेडरलिज्म होता है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं और उनके पास जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा होती है। कॉमन नेशनल इंटरेस्ट की जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। अब हम देखेंगे भारत में किस प्रकार का फेडरलिज्म है। बोथ दीज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और फेडरलिज्म के अंदर ये जो दोनों लेवल है गवर्नमेंट के, दोनों की पावर सेपरेट होती है और दोनों का अपना एक इंडिपेंडेंट एरिया होता है। उस एरिया के अंदर ये अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं और दोनों ही लेवल को इनकी जो पावर्स है वो मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड में किन किन कंट्रीज में फेडरल सिस्टम है। जनरली फेडरल सिस्टम ऐसे कंट्रीज में होता है जो अकॉर्डिंग टू एरिया बहुत लार्ज होते हैं। बड़े जो एरिया वाले कंट्रीज हैं वहां पर एक सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा रूल करना मुश्किल होता है, इसलिए उस कंट्री को डिफरेंट यूनिट्स में या स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता है और उन स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और पूरे देश के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो देखते हैं हम यहाँ पर रशिया, ये एक फेडरल स्टेट है। फिर इधर बात करते हैं हम इंडिया की, इंडिया फेडरल स्टेट है। हमारे पास में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ मलेशिया, और इधर अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया, और इधर हम चलते हैं तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फेडरलिज्म का जो बेस्ट मॉडल है वो यूएसए है। फिर मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जहां पर फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। वर्ल्ड में दो प्रकार की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक तो होती है यूनिटरी गवर्नमेंट और एक होती है फेडरल सिस्टम वाली गवर्नमेंट। अब यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम के अंदर जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और वहीं पर यूनिटरी सिस्टम जो होता है या यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें केवल एक सिंगल गवर्नमेंट होती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं या नेशनल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पावर शेयर्ड होती है, पूरे देश की जो पॉलिटिकल पावर है वो शेयर्ड होती है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और कुछ पावर जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। वहीं पर यूनिटरी सिस्टम में पावर जो होती है वो पूरी की पूरी कंप्लीट पावर, पॉलिटिकल पावर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। पॉलिटिकल पावर एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगिड एंड कोडिफाइड। जो फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट होती है वहां कॉन्स्टिट्यूशन रिगिड होता है यानी कठोर होता है, उसको इजीली उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता, अमेंडमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है इजीली। और दूसरी बात वो कोडिफाइड होता है यानी वो रिटन होता है, लिखा हुआ जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी है फेडरल गवर्नमेंट में, ताकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको यहाँ पर रिजोल्व किया जा सके। वहीं पर जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है वहां कंपलसरी नहीं है, वहां अनकोडिफाइड भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात वहां कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली चेंजेस नहीं किया जा सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं हो सकते हैं इजीली, और यहाँ पर अमेंडमेंट बहुत इजीली होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के लॉज होते हैं, एक लॉज वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ बनाती है, वो स्टेट लॉज कहलाते हैं। यहाँ पर एक ही सेट होता है लॉज का, यूनिफॉर्म लॉज होते हैं, पूरे देश के लिए एक ही प्रकार के कानून होते हैं। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कानून अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना कंपलसरी होता है, पर हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक सेपरेट कानून हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो एक्ट जो है या वो लॉ है वो अदर स्टेट के पास भी हो। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यहाँ पर 2 से अधिक लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, कहीं कहीं पर 3 लेवल। जैसे इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड लेवल के ऊपर हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट और है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। और ये जो दोनों लेवल हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग सिटीजन होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दोनों गवर्नमेंट जो है, दोनों ही गवर्नमेंट सेम सिटीजन के ऊपर रूल करती हैं। वेयर ईच लेवल हैज इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन, पर यहाँ पर दोनों लेवल के अपने अपने जुरिस्डिक्शन होते हैं, दोनों लेवल के अपने अपने एरियाज होते हैं जहां पर वो कानून बनाते हैं। स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न। और दोनों लेवल के ऊपर जो अथॉरिटी होती है या जो गवर्नमेंट होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शासन करना होता है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। और सबसे खास बात, फंडामेंटल जो प्रोविजन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती है। ऐसे चेंजेस करते समय उनको रिक्वायर्ड होता है कि वो स्टेट की कॉन्सेंट भी लें, यानी राज्यों की सहमति भी होना जरूरी है जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज कर रहे हैं। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, विवाद होता है, ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की जो पावर है, समझाने की शक्ति है, वो कोर्ट के पास होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास ही पावर होती है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज ए एम्पायर। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, अपेक्स कोर्ट जो होता है, उसका जो रोल होता है वो एज ए एम्पायर होता है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों लेवल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, दोनों के अपने अपने फाइनेंशियल एरियाज होते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बरकरार रहे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं फेडरल सिस्टम के अंदर। फर्स्ट है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का इसका सबसे बड़ा काम होता है, कोई इसका स्टेट इससे अलग न हो जाए निकलकर। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इसका टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज। जो अलग अलग रीजनल स्टेट्स हैं, जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर अलग प्रकार की लैंग्वेज है, उनका कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है, तमिलनाडु का कल्चर अलग है, बंगाल का कल्चर अलग है। तो यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटीज है, उस रीजनल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को बनाया जाता है। 2 aspects of the federalism. 2 aspects are crucial for institutions and practice of federalism. ये 2 aspects इन दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। Governments at the different levels should agree to same rules of power sharing. पावर शेयरिंग के लिए दोनों के अंदर सहमति होना बहुत जरूरी है। पावर शेयर होती है सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऊपर। पावर शेयरिंग क्या होती है इसको हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। और दोनों ही लेवल्स की गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है। अगर दोनों लेवल की गवर्नमेंट में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा तो फेडरल सिस्टम स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा और वो टूट के बिखर सकता है। जैसा 1991 में हुआ, यूएसएसआर एक फेडरेशन था, एक फेडरल स्टेट था
और वो टूट के बिखर गया 15 अलग अलग रिपब्लिक्स के अंदर। तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना और एग्रीमेंट होना उनके अंदर बहुत जरूरी होता है। Balance of power. To exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. अलग अलग फेडरेशन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर अलग अलग हो सकता है। कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होती है, तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम है। पर अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में, यूएसए में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स कम है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है। This balance depends mainly on the historical context on which the federation was formed. और ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है उस देश के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। क्योंकि भारत का जैसे ही जन्म हुआ, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए, तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ जब भारत बना, इसीलिए भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा दी गई है, ताकि इन फ्यूचर भारत का कोई स्टेट इससे अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सके, उसको ऐसा होने से रोका जा सके। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर। और हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो होगा काइंड्स ऑफ फेडरेशंस। थैंक यू।